प्यारे विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान का विषय है ध्रुव स्वामिनी नाटक का सारांश। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों में ध्रुव स्वामिनी का विशिष्ट स्थान है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की 3 आधारभूत घटनाएं हैं। पहली घटना ध्रुव स्वामिनी का वैवाहिक जीवन, दूसरी घटना शकराज का राजनीतिक प्रतिशोध और तीसरी घटना ध्रुव स्वामिनी का मोक्ष। इस नाटक के 3 अंक हैं। नाटक के प्रथम अंक का कथासार इस प्रकार है। ध्रुव स्वामिनी एक पर्वतीय प्रदेश में एक युद्ध शिविर में रह रही है। वह प्राकृतिक सौंदर्य को देखती हुई और अपनी स्थिति पर विचार करती हुई सेविकाओं से बात करती है, जिनको उसके पति रामगुप्त ने उसके अंतरंग को जांचने के लिए नियुक्त किया है। ध्रुव स्वामिनी का वैवाहिक जीवन ऐसा है कि ना उसने अपने पति को ढंग से जाना है, न वार्तालाप किया है, क्योंकि विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त रामगुप्त अपने आनंद से उसको अवकाश नहीं था। दासी यत्नपूर्वक ध्रुव स्वामिनी के मन में छिपे कुमार चंद्रगुप्त के प्रति कोमल भाव को पहचान लेती है और रामगुप्त को बता देती है। तभी एक दूत शकराज का संदेश लेकर आता है। अमात्य शिखर स्वामी और रामगुप्त विचार करके राष्ट्र रक्षा यज्ञ में ध्रुव स्वामिनी की बलि चढ़ाने का निर्णय लेते हैं। हिजड़ा, बौना इत्यादि गौण पात्र दिग्विजय का नाटक खेलते हैं, जिससे ध्रुव स्वामिनी को वितृष्णा होती है और वह उन्हें बाहर निकाल देती है। रामगुप्त के प्रस्ताव कि ध्रुव स्वामिनी शकराज से भेंट कर संधि कर ली जाए, पर इस पर ध्रुव स्वामिनी क्षुब्ध हो जाती है। वह रामगुप्त को उसके प्रति धर्म, मर्यादा और कुल का ध्यान कराती है और फिर सब विफल है ऐसा जानकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। कुमार चंद्रगुप्त उसे बचाते हैं और उसे समझाते हैं कि जीवन विश्व की संपत्ति। फिर चंद्रगुप्त स्वयं ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके शकराज के पास जाने का निर्णय करते हैं। रामगुप्त एक तीर से 2 निशाने साधता है। एक ओर वह ध्रुव स्वामिनी से छुटकारा पाना चाहता है और दूसरी ओर चंद्रगुप्त से। इसलिए वह ध्रुव स्वामिनी को भी भेजने का आदेश दे देता है। ध्रुव स्वामिनी के आग्रह पर चंद्रगुप्त उसे साथ लेकर चलने लगता है। सामंत कुमारों के आगे मंदाकिनी गाती चलती है। क्या गाती है? पैरों के नीचे जलधर हों, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कंगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले। ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो दूसरा अंक है, द्वितीय अंक, उसका कथा सार इस प्रकार है। द्वितीय अंक का आरंभ शक शिविर में प्रवेश करती हुई कोमा के स्वगत कथन से होता है। कोमा शकाधिपति शकराज की पत्नी है और उससे अटूट प्रेम करती है। वह शिविर में बैठकर गाती है। तभी शकराज चिंतित भाव से वहां आता है। वह सोच रहा है कि अगर गुप्त राज्य द्वारा संधि प्रस्ताव स्वीकृत ना हुआ तो रक्त की नदियां बहानी पड़ेंगी। कोमा को वहां बैठे देखकर उससे वार्तालाप करता है। कोमा उसे अपने चिंतनशील बातों से रिझाने का प्रयास करती है। तभी वहां दूत खिंगल सहमति प्रस्ताव के साथ आता है। यह सुनकर शकराज प्रसन्न हो उठता है और कोमा उदास हो जाती है। वह शकराज से कहती है कि एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। राजनीति प्रतिशोध की ज्वाला में झुलसता हुआ शकराज उसके भावों को नहीं समझ पाता। आचार्य मिहिर देव के समझाने का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आचार्य मिहिर देव भयंकर पुंछ वाले नील लोहित धूमकेतु के प्रकट होने से भयंकर अमंगल होने की भविष्यवाणी करके कोमा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तभी वहां ध्रुव स्वामिनी एवं स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त आते हैं और चतुरता से शकराज का वध कर देते हैं। युद्ध शिविर ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त की समवेत जय के उद्घोषों से गूंज उठता है। इसके पश्चात नाटक का तृतीय अंक। तो नाटक के तृतीय अंक की कथा सार इस प्रकार है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतिम तथा तृतीय अंक की कथा अत्यंत प्रभावी है। शकदुर्ग में ध्रुव स्वामिनी चिंता निमग्न बैठी हुई है। सैनिक उसे रामगुप्त के दुर्ग में आने का समाचार देते हैं। खिन्न ध्रुव स्वामिनी बिना आज्ञा उन्हें अंदर ना आने देने का आदेश दे देती है। फिर वह कुमार चंद्रगुप्त के घावों के विषय में पूछती है। तभी मंदा वहां आती है और ध्रुव स्वामिनी को भाभी कहकर बधाई देती है।
ध्रुव स्वामिनी इस संबोधन से क्षण भर के लिए तो प्रसन्न होती है, तभी पुरोहित शांति कर्म तथा स्वस्त्ययन के लिए आते हैं और पुरोहित जी ध्रुव स्वामिनी की महादेवी न होने की घोषणा सुनकर सकते में पड़ जाते हैं। पूछने पर ध्रुव स्वामिनी कहती है, जो रानी शत्रु को उपहार में भेज दिया जाता है वह स्वतः ही महादेवी पदच्युत हो गई होगी। रोष में भरी ध्रुव स्वामिनी पुरोहित से फिर कहती है, तुमने धर्म के नाम पर मेरा राक्षस विवाह कराया था, उसका उत्सव कितना सुंदर है। मंदा पुरोहित को धर्म का नियामक बताकर स्त्रियों की इस दुर्दशा का समाधान पूछती है। ध्रुव स्वामिनी इन सब का उपाय केवल मृत्यु समझती है। तभी कोमा मिहिर देव के साथ शकराज का शव लेने आती है। ध्रुव स्वामिनी को उसके स्त्रीत्व एवं प्रेम की दुहाई देते हुए वह कहती है, प्रेम की दिवाली सबके जीवन में एक बार जलती है। ध्रुव स्वामिनी उसे शव ले जाने देती है। मंदाकिनी स्त्रियों की दुर्दशा पर व्यथित होती है। इधर ध्रुव स्वामिनी अंतर्द्वंद में उलझी हुई है। वह निकृष्ट रामगुप्त का सामना नहीं करना चाहती और कुमार चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम प्रकट करने में संकोच कर रही है। उसके हृदय में शास्त्रों के मंत्र कील की तरह गड़े हुए हैं। तभी कुमार चंद्रगुप्त वहां आते हैं। मंदा उन्हें ध्रुव स्वामिनी की अवस्था के विषय में बताकर उन्हें सही निर्णय लेने का निवेदन करती है। चंद्रगुप्त के हृदय पर पड़ा हुआ आवरण हट जाता है और वह ध्रुव स्वामिनी को अपनी वाग्दत्ता पत्नी स्वीकार करने की दिशा में बढ़ने लगता है। सभी सामंत कुमार भी रामगुप्त के कुकृत्यों की भर्त्सना करते हैं। क्रुद्ध रामगुप्त चंद्रगुप्त को बंदी बनाने की आज्ञा दे देता है। कुमार चंद्रगुप्त को लोहे की श्रृंखलाओं में बांध दिया जाता है। तभी पुरोहित अपनी परिषद के साथ आते हैं। रामगुप्त के आचरण के प्रति सभी लोग विरोध प्रकट करते हैं। पुरोहित भी रामगुप्त को अनार्थ, पतित और क्लीव शब्द से संबोधित कर उसे गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज्य सिंहासन पर आसीन होने के अयोग्य घोषित कर देते हैं। आविष्ट रामगुप्त चंद्रगुप्त पर प्रहार करके उसे मारना चाहता है। तभी एक सामंत कुमार उसका प्रहार रोककर उसे मार गिराता है। सामंत कुमारों तथा परिषद द्वारा राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय तथा महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय ऐसे उद्घोष के साथ इस कथानक का अंत हो जाता है।